Hey guys, welcome back. This is Vivek and you're watching my YouTube channel. तो भाई चालू करते हैं, फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है जी, वापस से आते हैं सर। नई सीरीज चल रही है, नई वीडियो, नई क्लासेस, आपसे फिर दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ठीक है जी, तो वापस चलते हैं। इस बार सीरीज बन रही है बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम वालों के लिए। बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम वालों के लिए। बीकॉम अगर आप ऑनर्स में हो तो फिर उसके लिए ये वाली सीरीज एप्लीकेबल नहीं रहेगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है भाई, हाँ जी। तो अभी सीरीज जो है वो बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम वालों के लिए, तो आप चाहे तो आराम से देख सकते हो। बस आपका सेमेस्टर कौन सा होना चाहिए? छठा। ठीक है, और ये जो बुक है भाई जेनेरिक इलेक्टिव वाली है। ठीक है, मतलब जीई वाली बुक है आपकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बस आप एक बार मेक श्योर करें ना, आपके चैप्टर यही होने चाहिए जीई वाली। बाकी अलग जो हैं, जैसे सेमेस्टर किसी का 4 है, किसी का 3rd है, वो भी पढ़ सकता है। बस एक बार चैप्टर मेक श्योर कर लेना कि आपके वही होने चाहिए, सेम होने चाहिए, आप पढ़ लोगे। वरना आपके लिए तो सेपरेट जो सीरीज है वो बना ही दूंगा मैं। ठीक है, हाँ जी। तो शुरू करते हैं। बात आती है, आज पढ़ेंगे भाई प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हमें सीखना है किसके बारे में? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है जी, हाँ जी। तो शुरू करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है उसके बारे में। सबसे पहले आज पहला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज खाली समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है और किस तरीके से वो काम करती है। ठीक है जी, हाँ जी। तो इकोनॉमिक्स सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर आप कह दो इकोनॉमिक्स ना, जब हम पढ़ने जाते हैं तो फिर अलग अलग थ्योरी निकलती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक छोटी बात नहीं है सर। इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी चीज है। इसको बोलते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र एक छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया था। याद है बचपन में किसने बनाया था अर्थशास्त्र? हाँ जी। तो अगर आपने नाम सुना हो तो चाणक्य सर थे हमारे देश में, इंडिया में चाणक्य सर थे, जिन्होंने क्या बनाया था? अर्थशास्त्र की रचना करी थी। सिंपल ना? हाँ जी। लेकिन अब अर्थशास्त्र जो था ना, उसको कोई ध्यान से पढ़ता नहीं था या फिर इग्नोर करते थे। लेकिन कुछ अंग्रेज लोग आए, क्योंकि हम लोग ना अपने देश की लोगों की बातों पे तो विश्वास करते ही नहीं है, हम विश्वास करते हैं दूसरे देशों की बातों पे। ठीक है जी, अपने देश की बात सुननी ही नहीं। कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी में पढ़ा रहा है तो भाई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे। कोई अंग्रेजों ने कोई बात करी, कोई थ्योरी अप्लाई कर दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने इंडिया की चीजों पे ध्यान ही नहीं देना, है ना भाई। तो ऐसे ही तो विदेशी इंसान कोई आए और उन्होंने थ्योरी निकाली अपने अपने हिसाब से। किसी ने उसको साइंस के तौर पे माना, किसी ने उसको आर्ट्स के तौर पे माना। ठीक है, इकोनॉमिक्स को तो अपने हिसाब से अलग लोग थ्योरी देते हैं। और हमने सोचा अच्छा इस तरीके से भी है, तो हम वापस पढ़ने लग गए। जैसे कि एक सर आए थे एडम स्मिथ। ठीक है सर, हाँ जी। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक निकाली। क्या निकाली? बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड पोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र की संपत्ति के कारण क्या होते हैं और वो किस तरीके से बनाई जा सकती है। किसी देश को अगर संपत्ति बनानी है, किसी देश को अगर डेवलप करना है, तो वो किस तरीके से डेवलप करेगा, उसके ऊपर उन्होंने बुक निकाली। और उसी बुक को लिए, मतलब कहां से रेफरेंस ली थी उन्होंने? वही अर्थशास्त्र से, चाणक्य सर ने जो बनाई थी इकोनॉमिक्स से। तो उसी का नाम क्या पड़ गया? प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कब निकाली थी उन्होंने? 1776 में। बाकी उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल भी एक सर थे, जिन्होंने क्या बोलते हैं अपनी थ्योरी दी, जिन्होंने बताया जो इकोनॉमिक्स है ना, वो एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर पे काम करती है। ये जो है एडम स्मिथ, ये क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक्स जो होती है वो हेल्प करती है राष्ट्र का निर्माण करने में, देश का निर्माण करने में, देश की वेल्थ बनाने में, संपत्ति बनाने में। लेकिन ये जो एल्फ्रेड मार्शल सर हैं, ये कह रहे हैं जो इकोनॉमिक्स है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर को बताती है, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में सिखाती है। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही अगर आप मान लो आप पढ़ लिख के इकोनॉमिस्ट बन गए, तो आप अपनी तरफ से खुद थ्योरी दे सकते हो। जैसे मैं चाहूं तो अपनी तरफ से खुद डेफिनेशन दे सकता हूं आपको इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है मेरे हिसाब से? ये डेफिनेशन मैं याद कर लेता हूं। इकोनॉमी क्या है? इट इज ए बुक। मेरे हिसाब से इकोनॉमी क्या है? इट इज ए बुक। मैं ये याद करके बैठा हूं भाई, इट इज ए बुक। इकोनॉमी क्या है? बस एक बुक है। आसान है, मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो एक बुक ही तो है। ठीक, इकोनॉमी क्या है? इट इज ए बुक। बस इसके अंदर क्या होता है? इन विच वी लर्न हाउ to allocate our scarce resources, जिसके अंदर हम सीखते हैं। एक बुक क्या है? जिससे हम सीखते हैं। बुकों से सीखा तो जाता है, तो इट इज ए बुक इन विच वी लर्न, जिससे हम क्या करते हैं? सीखते हैं। क्या सीखते हैं? हाउ टू एलोकेट, कैसे एलोकेट किया जाए, किस चीज को? हमारे स्केयर रिसोर्सेज को, यानी हमारे जो दुर्लभ संसाधन है, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, उनको कैसे यूज किया जाए। ठीक है भाई, किस लिए? टू satisfy human wants, अपनी ह्यूमन की वांट्स को पूरा करने के लिए। तो मैं इकोनॉमिक्स को मानता हूं कि भाई इकोनॉमिक्स एक बुक है जिसमें हम बस ये सीखते हैं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए ताकि ह्यूमन की वांट्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। मैं मानता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स के टाइम पे भी काम करती है वो, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटे लेवल पे भी काम करती है इकोनॉमिक्स।
और इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे भी काम करती है मैक्रो की तरह। आसान है? हाँ जी, वो सिखाती है रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, और माइक्रो लेवल पे कैसे काम करती है वो सिखाती है हमें अपनी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। आसान है? हाँ जी। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थ्योरी देते रहते हैं अपने हिसाब से। वैसे बता दूं, अगर इकोनॉमिक्स वर्ड के बारे में सुनना है तो सर ये इकोनॉमिक्स वर्ड लिया गया है ओकोनोमिया से। कहां से लिया है? ओकोनोमिया से। और ये जो वर्ड है ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक जैसे लैटिन भाषा का एक पार्ट बोलते हैं कि वो लैटिन भाषा जो है उसका एक पार्ट है ग्रीक भाषा, और इसको बोला जाता है ओकोनोमिया। मतलब होता है हाउस। क्या मतलब होता है? हाउस। हाउस मतलब एक तरीके से परिवार। वहां पे ग्रीक भाषा में लैटिन मतलब ओकोनोमिया मतलब होता है एक परिवार। तो परिवार से ही हमने वर्ड ले लिया क्या? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बताती है किसके बारे में? हमारे परिवार के बारे में, हमारे देश के बारे में। आसान? ठीक है। तो भाई बात करते हैं आगे। बात आती है स्कोप और डिफरेंस किसकी? माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। आपने बचपन में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उस माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है समझिए ध्यान से। ग्रीक भाषा में ना माइक्रो को बोलते थे, ग्रीक भाषा में माइक्रो को बोलते थे माइक्रो। बस सी की जगह के लगाना है, आपका वो हो गया। ऐसी मैक्रो को सी की जगह बस के लगाना है, आपकी स्पेलिंग बन गई। आसान है? माइक्रो और मैक्रो। ग्रीक भाषा में थोड़ी सी स्पेलिंग फर्क है, बाकी सारा सेम था। आसान है? हाँ जी। जो माइक्रो होती है ये पढ़ाई जाती है स्मॉल लेवल पे। कौन से लेवल पे? स्मॉल लेवल पे। और जो मैक्रो है ये पढ़ाई जाती है एग्रीगेट लेवल पे। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि बड़े लेवल पे पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे कोई एक इंसान किसी चीज की डिमांड करता है, कोई एक इंसान कैसे सप्लाई करा जाता है करता है किसी चीज की। यानी यहाँ पे हम सीखते हैं इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में। सिंपल है। जबकि यहाँ पे हम सीखेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। आसान है कि पूरी इकोनॉमी कैसे डिमांड करती है किसी चीज की और पूरी इकोनॉमी कैसे किसी चीज की सप्लाई करना चाहती है, उस तरीके से। आसान है? इसलिए आप यहाँ पे जो चीजें हैं ना स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, वो हमेशा जब हम यूज करेंगे तब हम ये मान के चलेंगे कि जो मैक्रो की बातें हैं, जो किसकी बातें हैं? मैक्रो की बातें हैं, वो हमेशा कांस्टेंट है, वो बातें हमें आती ही नहीं। यानी कि यहाँ पे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम मानते हैं मैक्रो के जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। आसान है? लेकिन जब हम ये वाली बुक पढ़ते हैं, कौन सी बुक पढ़ते हैं? मैक्रो वाली बुक पढ़ते हैं, तब हम ये मानते हैं कि जब हम माइक्रो वाली बुक है, माइक्रो के जितने भी कंसेप्ट हैं, आसान है, वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। आसान है? जैसे एक बच्चा नहीं होता, बच्चा जैसे मान लो कोई 9वीं क्लास पास करके 10वीं में गया तो वो सोचता है कि ना मैंने 9वीं पास कर लिया, मेरे को 9वीं का कुछ याद नहीं रहा। वैसे ही अगर आप 10वीं में तो आप ये क्या मानते हो कि मेरे को 9वीं नहीं आती, और अगर आप 9वीं में हो तब तो आपको 10वीं आती ही नहीं है। सिंपल बात है ना। हाँ जी। तो अगर आपने एक क्लास पास कर ली, जैसे आपने माइक्रो पढ़ लिया है, आप अगर माइक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो के जितने भी कंसेप्ट हैं वो कांस्टेंट मानना, उनकी बात तो फॉलो मत करना। आसान है? और जो मैक्रो के जितने मैक्रो पढ़ोगे तो उस टाइम पे माइक्रो के जितने भी कंसेप्ट होंगे वो क्या रहेंगे? बिल्कुल पूरे तरीके से कांस्टेंट रहेंगे, उन बातों को फॉलो नहीं करना आपको। सिंपल था ना भाई। हाँ जी। तो बस इसी तरीके से, बस ऐसे ही आप चाहो तो डिफरेंस देख सकते हो कितने भी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो यानी छोटे लेवल में पढ़ते हो तो वहां पे आपको सिखाया क्या जाता है? कोई इंडिविजुअल इंसान, कोई अकेला इंसान कैसे डिमांड करेगा। आसान है? याद है हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऐसे डिमांड होती है, ऐसे सप्लाई होती है, ये होती है ना डिमांड और ये होती है सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई कैसे करी जाती है या फिर क्या होती है उसके बारे में हम सीखते हैं किसके अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे प्राइस फिक्स होता है, वहीं पे एक क्वांटिटी फिक्स हो जाती है। तो ये सब सीखते हैं किसके अंदर? माइक्रो के अंदर। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सीखते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। याद होगा अगर बचपन में आपने सीखा हो, ये होता है एग्रीगेट सप्लाई और ये होता है एग्रीगेट डिमांड। जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारे देश का इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। आसान है? हाँ भाई समझ में आ गया भाई। इकोनॉमी, हाँ वो मैं इकोनॉमी बोलता हूँ ना ताकि स्पेलिंग थोड़ी अच्छी रहे, क्योंकि इकोनॉमी लिखते हैं ना तो ऐसी लिखी जाती है इकोनॉमी, वरना यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे वो गलती कर देते हैं। इकोनॉमी बोल दूंगा तो वो लिख ही नहीं पाएंगे, इकोनॉमी कैसे लिखेंगे। ठीक है भाई। हाँ जी। तो फिलहाल नहीं, कुछ इंटेलिजेंट है मैं मानता हूँ, आप लोग होशियार हो, लिख दोगे। लेकिन सर कुछ बार कुछ बच्चों को स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, खासकर मेरे को भी होती है कई बार। ठीक है। तो उनको समझाने के लिए थोड़ा लिखना पड़ता है आराम आराम से वर्ड, प्यारे प्यारे से, मतलब चेंज करके वर्ड को। ठीक है। तो इकोनॉमी फिलहाल तो एडी और एएस जहां पे इक्विलिब्रियम होते हैं वो होता है मैक्रो, और जहां पे डिमांड और सप्लाई होती है वो क्या होती है? माइक्रो। यानी कि सिंपल बात भाषा में अगर बात करें भाई, जो नॉइस आ रही है उसको कैंसिल करना, मैं नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा। ठीक है। बाकी आप तो जानते हैं सब चीज, फिलहाल इग्नोर करना बाकी जो इंटरेक्शन मतलब कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपको। चालू करते हैं फिलहाल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल लेवल पे पढ़ेंगे और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं। इतना सा बस सिंपल से बात है। आसान है? ठीक। यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया इक्विलिब्रियम।
क्या बताया? इक्विलिब्रियम। अगर आप गलती से माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, अगर आपने गलती से पढ़ी है माइक्रोइकोनॉमिक्स, मेरे को पता है ज्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं है, मगर आपने अगर पढ़ी है दिमाग लगा के तो आपने वहां पे सीखा होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है माइक्रोइकोनॉमिक्स में। तो अगर हम बात करें माइक्रोइकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम की और मैक्रो के इक्विलिब्रियम की, अगर हम बात करते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, याद है? हाँ जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम होते हैं ये माइक्रोइकोनॉमिक्स के इक्विलिब्रियम होते हैं, आसान है। लेकिन अगर आपने मैक्रोइकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ा है, जो कि क्या होता है, एडी बराबर होता है जहां पे एएस के, एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है किसकी, एग्रीगेट डिमांड के, या फिर आप कह सकते हो नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है नेट नेशनल इनकम के, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, एग्रीगेट इक्विलिब्रियम, आसान है। या फिर आप कह सकते हो पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये नाम से जाना जाता है जनरल इक्विलिब्रियम के नाम से। किसे बोलते हैं इसे? जनरल इक्विलिब्रियम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम होता है उसे बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था वो क्या होता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मतलब आंशिक, हिंदी में बोलते हैं इसे सामान्य संतुलन। क्या बोलते हैं इसे? सामान्य संतुलन, आसान है। और इसे बोलते हैं आंशिक संतुलन, ठीक है, आंशिक संतुलन। भाई मेरी राइटिंग मेरे को पता है बहुत खराब है, तो इसलिए थोड़ा सा जूम करके अच्छी क्वालिटी में करके देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो सॉरी उसके लिए कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है। बेसिकली मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए आपको सारी चीजें, ठीक है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो कौन सा है, पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी कि छोटे लेवल पे इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, एक पार्ट पढ़ते हैं किसका, सामान्य। सामान्य मतलब जनरल इक्विलिब्रियम, बड़े लेवल पे इक्विलिब्रियम होता है जो, उसे पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लेकिन उसका एक अगर पार्ट की बात कर जाए, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी आपने इक्विलिब्रियम पढ़े हैं वो सारे कौन से हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, जनरल इक्विलिब्रियम। आसान भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, ये खाली इंट्रोडक्शन है, बताने जा रहा हूं कि आगे चल के चैप्टर में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, जैसे पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में था, वो खत्म। जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है भाई। फिलहाल हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो फिर ये सब चीजें आएंगी उसके अंदर। अब बात आती है स्कोप की, क्योंकि ये डिफरेंस तो हो ही गया दोनों में। बात आती है स्कोप की। अब स्कोप क्या है, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो फिर आपको कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने पड़ेंगे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ जी। तो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो स्कोप का याद रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कोप, ठीक है, ऊपर वाला नहीं। तो स्कोप क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आप अगर पढ़ते हो तो फिर आप क्या क्या सीखोगे। पहली चीज हम सीखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि जो एक कंज्यूमर है वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है। और क्या सीखेंगे, और हम सीखेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो एक प्रोड्यूसर है वो कैसे बिहेव करता है, आसान है। हाँ जी। और हम सीखते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस यानी कि प्राइस कैसे फिक्स किया जाए। याद है बचपन में आपने सीखा होगा कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, प्रोड्यूसर कैसे माल को बेचता है, और जो कंज्यूम वो होता है प्राइस, डिमांड और सप्लाई से कैसे डिसाइड किया जाता है, याद है ना? वो सब चीजें किसमें आप सीखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें, माइक्रो में, आसान है। लेकिन जब बात आती है मैक्रो की, तो मैक्रो में क्या सीखेंगे पता है आपको, मैक्रो में हम सीखते हैं बड़े लेवल पे। और बड़े लेवल पे क्या क्या सिखाया जाएगा, बड़े लेवल पे हमें सिखाया जाएगा भाई इंप्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट कह रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, आसान है। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए, या फिर नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, या फिर क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं साख सृजन। क्या बोलते हैं इसे, साख सृजन, यानी कि मनी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। या फिर आप सीखोगे इन्फ्लेशन कैसे बीट किया जाए, महंगाई को कैसे कम किया जाए, मंदी को कैसे कम किया जाए। मैं बंदी की बात नहीं कर रहा, सॉरी उसके लिए, मगर भाई मैं मंदी की बात कर रहा हूँ। मंदी मतलब डिफ्लेशन को कैसे बीट किया जाए, इन सब चीजों को कैसे बीट किया जाए, वो सब चीजें सीखनी है, ठीक है। हाँ जी, मैं मानता हूँ आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, आप कर लोगे ये सब चीजें, आसान इतना, बहुत अच्छे। तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ये सब सीखेंगे हम किसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस बुक के अंदर, इस सीरीज के अंदर, ठीक है भाई। हाँ जी। तो अगर बात करी जाए, अगर पेपर में आया 6 नंबर डिफरेंस की माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताइए, तो आप आराम से लिखे आओगे, क्योंकि मैंने बहुत पॉइंट बता दिए आपको, आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है सर। हाँ जी, 3rd ईयर में आ चुके हो, मेरे हिसाब से आपको इतना आता होगा, आप कर लोगे, वेल डन, ठीक है जी। हाँ जी, आगे चलते हैं। फिलहाल बात आती है स्टॉक और फ्लो, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आ ही जाता है माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस कई बार 6 नंबर का, लेकिन स्टॉक और फ्लो भी मैंने कई बार देखा है कि स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। हाँ जी, तो ध्यान से पढ़ना स्टॉक और फ्लो क्या होता है, समझिए। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक जो होता है ना, इसको नापा जाता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक को कैसे मेजर किया जाता है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय बिंदु पर नापा जाता है किसको, स्टॉक को। फ्लो को नापा जाता है एट ए पीरियड ऑफ टाइम। मैं फिर बता रहा हूं भाई, मेरी राइटिंग मेरे को पता है गंदी है, धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करूंगा, मगर इतनी जल्दी नहीं सुधरती है, क्या करें ना, ढीठ इंसान कुछ होते हैं। एट ए पीरियड ऑफ टाइम,
आसान है, तो माफ करना भाई राइटिंग के लिए, तो समझिए बस खाली कंटेंट। तो स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है? स्टॉक क्या होता है, इसको नापा जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे नापा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं कि आपने आज कितना पैसा कमाया, अगर मैंने बात करी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो मान लो, और मैंने पूछा आपने आज कितना पैसा, कमेंट में लिख मत देना, ठीक है, मैं नहीं कहता, हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं अगर आपने आज कितना पैसा कमाया, तो सैलरी की आज मिलती है? नहीं, सैलरी महीने भर का काम करने के बाद एक बार सैलरी मिलती है ना, तो आज तो आपने कुछ नहीं कमाया, मतलब आपने कुछ नहीं कमाया ना, हाँ जी। तो क्या जो सैलरी है वो आपकी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापी जाती है कि आज कितना पैसा कमाया, आज की सैलरी है? नहीं ना, सैलरी कैसे नापी जाती है? सैलरी नापी जाती है पूरे महीने काम करने के बाद आपको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं सैलरी, हाँ जी। और वो नापी कैसे जाती है? वो महीने के बेसिस पे, या फिर कई बार वीकली बेसिस पे, कई बार ईयरली बेसिस पे पैकेज भी मिलता है, होता है ना भाई, हाँ जी। तो जो सैलरी ऐसा होता है कि भाई आपने क्या बोलते हैं पूरे महीने में कमाई है, पूरे हफ्ते में कमाई है, या फिर पूरे साल में कमाई है, उस सैलरी को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं उसे? फ्लो, क्योंकि उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं नाप रहे, उसे एक पीरियड के दौरान नाप रहे, जैसे एक महीना, एक साल, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे 1 मंथ, ठीक है, 1 ईयर, इस तरीके से, या फिर क्वार्टरली भी मिलती है किसी को, 1 क्वार्टर, ठीक है। तो अगर आप पीरियड के दौरान नाप रहे हो, कुछ समय अंतराल के दौरान नाप रहे हो कुछ चीज, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फ्लो। लेकिन अगर किसी को चीज को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जा रहा है, जैसे कि सैलरी होती है, या फिर बाल्टी में कितना पानी भरा हुआ है, या फिर गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, तो मैं आज जाके चेक कर सकता हूँ कितना माल पड़ा है, मैं अभी जाके चेक कर सकता हूँ पानी में कितना भरा हुआ है मेरे जग में, तो वो जो पड़ा होता है सामान जिसको मैं अभी जाके चेक कर सकता हूँ, उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। जैसे मेरे बैंक बैलेंस है, मैं अभी जाके चेक कर सकता हूँ ना कितना है, हाँ जी, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। यानी कि बैंक बैलेंस क्या होता है? बैंक बैलेंस क्या होता है? एक स्टॉक होता है, आसान है। तो बैंक बैलेंस एक स्टॉक है, और जो सैलरी होता है वो क्या होता है भाई? एक फ्लो होता है। सिंपल भाई। अच्छा आगे चलते हैं, दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस हो गया, दूसरा डिफरेंस, यहां पे जो चेंज है वो जल्दी से चेंजेस नहीं आते, लेकिन यहां पे जल्दी से चेंजेस होते रहते हैं, आसान है ना। यहाँ पे चेंज नहीं होते और वहां पे क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। जैसे जो स्टॉक होता है उसमें जल्दी से चेंज नहीं होते। जैसे मान लो मैंने एक म्यूजिक है उसके अंदर पानी भर दिया, मैं कह रहा हूँ आप ऊपर का ढक्कन खोल के देखो, क्या म्यूजिक का पानी कम हो जाएगा? नहीं जी, जब तक पानी निकाला ना जाए पानी उतना ही रहेगा। तो आपने दोबारा खोल के देखा 2 मिनट बाद, उतना ही पानी है, 3 मिनट बाद फिर खोल के देखा, फिर उतना ही पानी है, 10 मिनट बाद देखोगे फिर उतना ही पानी है, जल्दी से चेंज नहीं हो रहा, आसान, ठीक है। लेकिन बस वो जो नीचे नलका लगा हुआ है, या फिर जो नीचे टूटी लगी हुई है, हम टूटी बोलते हैं उसे, ठीक है, तो जी नीचे टूटी लगी हुई है, उसको अगर आप खोल के देखो पानी बह रहा है, ठीक है, और वो जो पानी की स्पीड जो वो बह रही है, तो वो पानी बह रहा है, जो ये बह रहा है, बह रही है, कुछ भी हो, ठीक है, तो जो पानी निकलते जा रहा है, वो जो पानी निकल रहा है उसकी स्पीड देखिए क्या चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में पानी भरा हुआ था, तो धीरे धीरे पानी जैसे जैसे कम होता जाएगा, स्पीड भी पानी की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जितनी बार आप खोल के देखोगे, चेक करोगे, पानी की स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जो चेंज होता है जिस चीज के अंदर, उसे बोलते हैं फ्लो, यानी बहता हुआ पानी क्या कहलाता है? फ्लो। और कहीं पे टब में पानी भरा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं भाई? स्टॉक, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस नहीं आते। किसी टब में, तालाब में पानी भरा हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। और अगर पानी कोई बहता जा रहा है नदी में से तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लो। बस इतना छोटा सा टॉपिक था, इतना सा आराम से कर लोगे। मतलब जो स्टॉक होता है उसको काउंट कर सकते हैं, यानी कि ये क्या होता है? एक स्टैटिक कंसेप्ट, आसान। लेकिन फ्लो को काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से ये क्या है? एक डायनेमिक कंसेप्ट है, यानी कि विस्तृत अवधारणा है, यानी कि बड़ा वो है कंसेप्ट जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं? बहुत सारी चीजें सीखेंगे फ्लो के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते ना भाई इजीली। सिंपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप मिठाइयां लेने गए हो, तो जो सामने मिठाइयां पड़ी होती हैं, जो सामने मिठाई पड़ी होती हैं, वो किस लिए पड़ी होती हैं? जो उसमें लगी होती है कांच के शोरूम में, या फिर शोकेस बोलते हैं उसे, ठीक है, उसमें जो मिठाइयां पड़ी हैं वो किस लिए पड़ी हैं? ताकि वो बेच पाए, यानी कि उसे बेचने के लिए ही रखा गया है, आसान है। यानी कि उस मिठाई में चेंज होता रहेगा। आप मान लो आधा घंटा मार्केट में घूम के आए, देखो कि कुछ मिठाइयां बिक गई, तो उसमें चेंज हो रहा है बार बार, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लो, आसान है। लेकिन जो गोडाउन में माल पड़ा हुआ है, जो वो दिवाली के लिए बचा रहा है कि दिवाली में महंगे दामों में बेचूंगा मैं, तो गोडाउन वाला माल क्या होता है भाई? स्टॉक, क्योंकि वो उसमें जल्दी से चेंज नहीं आ रहा, आसान है। तो जिसमें जल्दी से चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं भाई? फ्लो। और जिसमें चेंज नहीं आता उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक, आसान है। तो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मतलब स्टैटिक कंसेप्ट, और ये क्या होता है? फ्लो, एक डायनेमिक कंसेप्ट। तो इस तरीके से आप चाहो तो डिफरेंस रख सकते हो। एक छोटा सा डिफरेंस और बता दूं, जैसे यहां से लेके मुंबई की दूरी, मान लो मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली से इस जगह से लेके मुंबई की दूरी क्या ये फिक्स रहती है? चेंज होती रहती है। जैसे मैंने आज देखा तो मुंबई बहुत दूर थी, और कल आके देखा मुंबई तो बगल में आ गई है। ऐसा थोड़ी ना होता भाई, या ऐसा हो जाता है? नहीं होता ना। तो ऐसे टाइम पे ये जो क्या होता है डिस्टेंस है यहां से मुंबई का, वो क्या होता है? फिक्स रहता है, तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉक, आसान है। लेकिन यहां से मुंबई जाने वाली जो बाइक है, उस बाइक की स्पीड क्या होती है? कभी ज्यादा होगी, कभी तेज होगी, तो वो चेंज हो रही है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? फ्लो। सिंपल है भाई, बहुत अच्छे। तो मेरे हिसाब से आप आराम से कर दोगे। स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस है छोटा सा, आप कर लोगे।
बात आती है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। समझिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन, इसको क्या बोलते हैं, संतुलन। इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, यानी जहां पे दिमाग संतुलन रहता है, चाहे कंज्यूमर का हो, चाहे प्रोड्यूसर का हो, चाहे पूरी इकोनॉमी का हो। तो इकोनॉमी जहां पे संतुलन में रहेगी, जहां पे सेटिस्फाई होगी, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी बेसिकली एक ऐसी पोजीशन जहां पे एडी बराबर होता है किसके, एएस के, एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। इतना समझ लो बस, सिंपल बात है। और डिसइक्विलिब्रियम जहां पे एडी बराबर नहीं होता एएस के, यानी कि डिमांड ज्यादा भी हो सकती है या फिर डिमांड कम भी हो सकती है। तो जहां पे जितना हम माल बेच रहे हैं उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हो या फिर उससे कम लोग डिमांड कर रहे हो। मान लो मैं कोई सामान बेचना चाहता हूं, मान लो मैं आपको बुक बेचना चाहता हूं, तो मैंने 500 बुक छपवाई, ठीक है, लेकिन डिमांड करने वाले जो लोग थे 1000 लोग थे, तो डिमांड मेरी ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से क्या सबको बुक मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। इस वजह से मेरे को दुख होगा कि भाई मैं सब तक बुक नहीं पहुंचा पाया, यानी कि मैं सोचूंगा मनी मन में कि मेरे को घाटा हो गया। अगर मैं 500 बुकें और छपवाता तो सब तक बुक मिल पाती, सबको बुक मिल जाती और मेरे को क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। लेकिन इस टाइम पे मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऐसे ही सेम इसी तरीके से मान लो मैंने 500 बुक फिर छपवाई, ठीक है, और इस बार देखा लोगों ने खाली 200 ही बुक मांगी है, 200 ही बुक मांगी है, तो मेरी 200 बुकें बिकेंगी, बाकी 300 बुकें नहीं मिल रही, नहीं बिकी मेरी। और जब नहीं बिकी वो बुकें तो मेरे को क्या हो गया, लॉस, मेरे को फिर भी दुख हुआ। मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन है जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, यानी कि जितनी बुक मैं छपवा रहा हूं लोग उतनी ही डिमांड कर रहे हैं। मैंने 500 बुक छपवाई तो लोग 500 की डिमांड कर रहे हैं, ताकि मेरे को ना मतलब ज्यादा लॉस भी ना हो। सिंपल बात है। एक ऐसी पोजीशन जहां पे मेरा दिमाग ठीक रहता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, असंतुलन। आसान भाई, ठीक है ना। हाँ जी, इसके हिसाब से भाई ये था खाली इंट्रोडक्शन आपके पूरे चैप्टर का। पहले चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है पूरी तरीके से। बाकी आज के लिए बस नहीं, मिलते कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय, ठीक है। नहीं अभी दूसरा चैप्टर करेंगे। अच्छा, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं भाई, मैं कोशिश करूंगा बनाने के नोट्स। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कौन सा नंबर, 8059639586। आसान है, ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। किसके लिए, नोट्स के लिए। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, जल्दी से जल्दी आपके नोट्स मिल जाएंगे। शायद से इंग्लिश में ही होंगे भाई, हिंदी में नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता टाइपिंग करने के लिए। जितना जल्दी बन सकते हैं मैं कोशिश करूंगा अपने नोट्स बनवाने की आपके, ठीक है भाई। हाँ जी, तो बस नोट्स इसमें भाई टेंशन मतलब मेरी राइटिंग में नोट्स नहीं है, नोट्स कंप्यूटर टाइमिंग में लेके जैसे आपको हर बार मिलते हैं। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, कॉल मत करना, क्योंकि आप भी परेशान होगे, हम भी परेशानी उठानी पड़ेगी थोड़ी सी। तो व्हाट्सएप करना ज्यादा बेटर रहेगा, हम जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम। अच्छा एक सेकंड, जिसने सब्सक्राइब कर रखा ऑलरेडी चैनल को, भाई से बता रहा हूँ, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से थैंक यू भाई। और जिसने नहीं किया कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से कर दियो बाद में, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना बाद में आराम से करता रहिए। हम फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के साथ। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और टाटा बाय बाय।